न्यूज़ 24। मैं हूं नीरज कुमार। आज हम बात करेंगे दिल्ली के बसंत विहार थाना क्षेत्र में अवैध धंधे की। जी हाँ, इस क्षेत्र में कई जगह पर तो अतिक्रमण है, कई जगह रेहड़ी पटरी लगाकर आने जाने वालों को परेशान किया जाता है और इसकी शिकायत करने के बावजूद थाना द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, उल्टा धमकाया जाता है और खाना पूर्ति कर मामले को दबा दिया जाता है। इसके अलावा भी वहाँ पर कई अवैध धंधे चलते हैं, उनके भी हमारे पास सबूत आने वाले हैं, जैसे शराब माफिया, सट्टाबाजारी वगैरह वगैरह। जैसे ही हमारे पास ये सारे सबूत होंगे वो लेकर हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन आज हम आपको बताने वाले हैं इस इलाके में अतिक्रमण जो चल रहा है, अवैध तरीके से जो पार्किंग का धंधा चल रहा है, अवैध तरीके से रेहड़ी पटरी वालों को कब्जा दिया जाता है और उस कारण क्या क्या परेशानी होती है। जब कोई बीमार हो जाए तो एम्बुलेंस आने जाने में वक्त लगता है, अगर किसी झुग्गी किसी कच्ची कॉलोनी में आग लग जाए तो वहाँ पे दमकल विभाग को आने में परेशानी होती है। इसके अलावा आरटीआई से हमारे आरटीआई कार्यकर्ता हैं और राष्ट्रवादी युवा क्रांति सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप गुप्ता जी आए हुए हैं। संदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इन्होंने काफ़ी पुलंदा तैयार किया है आरटीआई लगा के, और आरटीआई एक नहीं दो नहीं दर्जनों आरटीआई लगाए हैं, जिसके बारे में ये खुद बताएंगे। पूरा फाइल लेकर आए हुए हैं। संदीप जी, क्या क्या परेशानी है बसंत विहार क्षेत्र में जो आप बता रहे हैं और ये सारे फाइल जो लेकर आए हैं? आप सभी को नमस्कार, जय हिंद। मैं संदीप गुप्ता। एमसीडी में हमने बहुत सारी कार्रवाई करी जो कि पूरी पटरी को घेर कर अनाधिकृत तौर पर पटरी माफिया यहाँ इस क्षेत्र में सक्रिय था। इसके लिए हमने काफ़ी कार्रवाई की। इसमें एमसीडी के अधिकारियों ने हमें लिखित में दिया कि हम समय समय पर कार्रवाई करते हैं और अतिक्रमण हटाकर हम थाना बसंत विहार की पुलिस को हम सूचित कर देते हैं। इसके बाद इस अतिक्रमण को रोकने की जिम्मेदारी थाना बसंत विहार के पुलिस अधिकारियों की है। हाँ, जब तक वो सुरक्षा और जब तक फोर्स नहीं होगा तो हम कैसे हटाएंगे जी सिटी वाले। जी, ठीक है। इस सिलसिले में मैं थाना बसंत विहार के एसएचओ से मिलने गया। हमारा पूरा डेलीगेशन था। हम 6 बजे वहाँ गए तो हमारे पहुँचने से 1 मिनट पहले एसएचओ साहब निकले और हमने वहाँ तकरीबन इनका सवा घंटा, लगभग 1 घंटा 20 मिनट हमने उनका इंतज़ार किया, मगर एसएचओ साहब थाने में नहीं आए। इस दौरान मैंने 2 बार कॉल की इनके पास, इन्होंने मेरा फ़ोन भी नहीं उठाया। वहाँ पर एएसआई थे श्री राजेश जी, उनको हमने शिकायत दे दी और उन्होंने रिसीव किया और उन्होंने जो है सिर्फ एक स्टैंप लगाकर हमें वो दोनों शिकायतें दे दी। उसके बाद मैंने 10 दिन इंतज़ार किया लगातार कि एसएचओ साहब का कॉल मेरे पास आएगा, लेकिन एसएचओ साहब का मेरे पास कोई कॉल नहीं आया। 10वें दिन मैंने 2 बार फिर फ़ोन किया एसएचओ साहब के पास, एसएचओ केपी शाह जी के पास, लेकिन एसएचओ साहब ने मेरा फ़ोन नहीं रिसीव किया, नहीं उठाया। फिर मैंने 2 दिन और इंतज़ार देखा। उसके बाद हमने सारी कागजी कार्रवाई हमने जो है ली, तैयार की, हमने जांच पड़ताल की। पता लगा ये सारा का सारा गोरख धंधा उन्हीं की साठगांठ से चल रहा है। तो हमने जो सबसे पहले जो हमने शिकायत दी, धंधा नहीं अवैध धंधा जी मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैंने कहा गोरख धंधा जी, अवैध धंधा ही है। ये हमने महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी को शिकायत दी। इसमें तकरीबन ये 38-39 पन्नों की रिपोर्ट है। उसके बाद ये हमने शिकायत दी माननीय प्रधानमंत्री जी को। उसके बाद हमने ये शिकायत दी माननीय गृह मंत्री जी को। ये सारी चीज़ें। उसके बाद हमने ये शिकायत दी उपराज्यपाल अनिल बैजल साहब को दिल्ली में। उसके बाद हमने ये शिकायत दी एसीपी बसंत विहार के लिए। हमने शिकायत दी उपायुक्त बसंत विहार के लिए, साउथ वेस्ट जिले के। बिल्कुल पूरा पुलंदा आपने रखा हुआ है। ये सारे सबूत हैं बसंत विहार क्षेत्र में कहाँ पर क्या क्या अवैध धंधा होता है और उस पर कैसे मौन बैठे रहते हैं वहाँ के पुलिस अधिकारी, वहाँ के एसएचओ। क्योंकि अगर कोई बीट कांस्टेबल की ड्यूटी है और वो पूरी तरह से ड्यूटी नहीं कर रहा है अपने बीट में, तो ये जिम्मेदारी भी एसएचओ की होती है। पूरे थाने में अगर कोई भी गलती हो रहा है, कहीं पे भी कोई अवैध काम हो रहा है, तो उसका पूरा का पूरा जो जिम्मा है वो एसएचओ का होता है, उसका दायित्व एसएचओ को जाता है। ऐसे में एसएचओ अगर खाना पूर्ति कर दे और एसएचओ किसी से मिलने से इनकार कर दे, जैसे कि संदीप जी ने कहा कि इन्होंने वक्त लिया, इन्होंने बाकायदा फ़ोन करके टाइम लिया, उस टाइम पर ये गए, 1 घंटा ये वहाँ पर बैठे, लेकिन एसएचओ ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया, फ़ोन तक उठाना बंद कर दिया। बाद में भी इन्होंने फ़ोन किया, फिर एसएचओ ने फ़ोन उठाना
उचित नहीं समझा, उस पर कोई कार्रवाई नहीं किया। जी, मैं जनता के लिए काम करता हूँ। एसएचओ साहब मुझसे नहीं मिलेंगे तो किससे मिलेंगे? यदि वो मेरे ऐसे व्यक्ति के साथ इस प्रकार का व्यवहार करते हैं तो आम जनता के साथ क्या करते होंगे, आप अंदाजा लगा सकते हैं। बिल्कुल सही कहा जी। इसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी के यहाँ से 2 दिन बाद कार्रवाई फॉरवर्ड हुई। कार्रवाई फॉरवर्ड हुई विजिलेंस के लिए, दिल्ली पुलिस कमिश्नर के लिए हुई माननीय प्रधानमंत्री जी के यहाँ से। उसके बाद कमिश्नर साहब के यहाँ से स्पेशल कमिश्नर विजिलेंस नुजत हसन जी के पास कार्रवाई फॉरवर्ड हुई। हमें विजिलेंस में बुलाया गया, हम विजिलेंस में गए तो हमने कहा यहाँ इस प्रकार से ये सारी चीज़ें चल रही हैं, समय समय पर एमसीडी कार्रवाई करके हटा देती है, उसके बाद रोकने की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस की बनती है। और इसमें जितनी भी बार एमसीडी ने इंक्रोचमेंट हटाया है उसकी सारी कॉपी वगैरह इसमें हमारी सारी साथ में लगी हुई हैं। हमने कॉपी दी उनको, हमने एप्लीकेशन दोबारा से लिख के दी। अब वो 4-5 दिन आराम से बैठे रहे। उसके बाद उन्होंने फिर हमें बुलाया और इन्होंने कहा, हाँ उन्होंने ये कहा था कि हम आपके साथ अपना व्यक्ति भेज देंगे, अपना एक अधिकारी भेज देंगे, वो जाके आपके साथ वीडियो वगैरह बना लेंगे। फिर उन्होंने हमें लेटर जारी कर दिया कि आप हमें इन चीज़ों का सबूत दीजिए। अच्छा। मैंने कहा ठीक है, हम आपके साथ कोऑपरेट करके चलेंगे, हमने विजिलेंस वालों से कहा। उसके बाद हमने पूरे एरिया के अंदर हमने वीडियो बनवाई, सारी चीज़ें हमने इकट्ठी की, हमने फ़ोटो लगाए। उसके अंदर ये हैं, ये देखिए हमने सीडी दी है बाकायदा, ये हमने विजिलेंस को दिया है, ये हमने सीडी दी है। इसके अंदर ये सारे के सारे देखिए ये इंक्रोचमेंट किस प्रकार से हो रही है। पटरी पर चलने का अधिकार जनता का है, हम किसी गरीब आदमी के दुश्मन नहीं है, लेकिन पटरी पे कम से कम इतना तो रास्ता छोड़िए कि लोग चल सके। हाँ बिल्कुल, पहले तो पटरी पे दुकान लगा लेते हैं, उसके बाद रोड पे जी जो है कुर्सी टेबल लगा लेते हैं, वहाँ पे उनका काम चल रहा है। ये देखिए ये हमने सारे फोटो दिए हैं, ये देखिए पूरा सड़क पूरा ये जो है घेर कर बैठे गए हैं। ये मॉडर्न बाजार वाले हैं, ये पूरा इन्होंने घेरा हुआ है। ये सारी चीजें हैं इसके अंदर, हमने ये सारी की सारी सबूत इनके पास है। कोई ये नहीं कह सकता कि बिना किसी सिर पैर के, बिना किसी आधार के ये आरोप लगा रहे हैं। पूरा का पूरा इनके पास सबूत है। इस सबूत के आधार पर ये आरोप नहीं लगा रहे हैं, बल्कि ये सच्चाई बयां कर रहे हैं। इसके बावजूद भी अगर कार्रवाई नहीं होती है तो जरूर कहीं ना कहीं दाल में काला है, या कहीं ना कहीं एसएचओ के अंदर कोई ना कोई बात है जिस कारण वो उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करते हैं। क्या वजह हो सकती है? लोग तो सीधा जानता है कि अगर आप किसी को कोई लालच दो तभी वो आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगा। तो स्पष्ट है कि एसएचओ को कहीं ना कहीं कुछ लालच है, कहीं ना कहीं इन अतिक्रमण करने वालों से कुछ न कुछ अवैध रूप से उन्हें मिलता है, चाहे वो पैसे के रूप में मिलता हो या जिस तरीके से मिलता हो, जरूर उन्हें सुविधा शुल्क मिलता होगा। तभी वो इन पटरी माफियाओं के खिलाफ, इन अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। जी, इसके बाद हमने आरटीआई लगाई डायरेक्ट जाके माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के कार्यालय में। ये 8 आरटीआई हमने लगाई हैं। ये 8 आरटीआई की हमारे पास अलग अलग स्लिप हैं, ये आप गिन सकते हैं, काउंटिंग कर सकते हैं, पूरी 8 है। ये हमने 8 आरटीआई लगाई। इसमें हमने तमाम सवालात इनसे पूछे, इनसे हमने सभी प्रश्न पूछे। अब 8 आरटीआई का इन्होंने क्या रिप्लाई बना के दिया हमें एसीपी बसंत विहार ने, ये हमें रिप्लाई बना के दिया है, एक रिप्लाई, 8 आरटीआई, एक रिप्लाई, एक लेटर में एक में रिप्लाई जी, एक महीने जी। सबका अलग अलग कॉस्ट भरा है, सबका आपने अलग अलग लेटर बना के दिया है जी। जब हमने अलग अलग शुल्क दे दिया तो हमें जो है पूरी जानकारी अलग अलग लेटर बना के देना चाहिए था, जो आप दे सकते हैं। उसके बाद इन्होंने आधी अधूरी हमें सूचनाएं दी, ये हमारे प्रश्न आधे अधूरे इन्होंने कर दिए। आरटीआई एक्ट का इन्होंने सीधा सीधा उल्लंघन किया। इनका इंतजार देखकर हमने ये डीसीपी साहब के लिए लगाई, यानी कि डीसीपी प्रथम अपीली अधिकारी होते हैं, हमने इनके लिए लगाई। उसके बाद डीसीपी साहब ये खुद कह रहे हैं, लिखित में कह रहे हैं मनोज जी, कि जो है ये सभी जो है ना संदर्भ में अपीलकर्ता की आरटीआई का फाइल अवलोकन करने पर पाया गया है कि जन सूचना अधिकारी दक्षिण पश्चिम जिला ने अपीलकर्ता को उसकी आरटीआई पत्र के जवाब में ये 3880 उपलब्ध करा दिया था। अब जब हमने डीसीपी साहब के लिए लगाया तब हमें ये आरटीआई का आधा अधूरा हमारे पास रिप्लाई आया। इन्होंने डीसीपी साहब ने इसका खुद ही अवलोकन किया और वो खुद ही संतुष्ट हो गए। इसमें इनका ये दायित्व बनता है
डीसीपी साहब जो प्रथम अपीलीय अधिकारी हैं मुझे बुलाते, मेरी हियरिंग कराते, मुझसे पूछते आपने क्या मांगा, आपको क्या नहीं दिया गया, मैं बताता। यानी कि ये खुद संतुष्ट हो गए हैं, मैं तो संतुष्ट हुआ नहीं। इन्होंने हमें आदेश दे दिया कि आप दी गई जानकारी से संतुष्ट नहीं है तो आप जो है CIC जा सकते हैं। हमें ये पता बता दिया CIC का, जैसे कि हमें मालूम नहीं है। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने जो है दूसरे पर इन्होंने अपनी टोपी दूसरे के सर जी जी हमने इनसे पूछा था कि बसंत विहार के जो बंगाल स्वीट्स वाले हैं जो कि 8-10 काउंटर लगा के पूरी पटरी को घेर के बैठते हैं, आपने उन पर क्या कानूनी कार्रवाई की? तो इसमें कह रहे हैं इस संदर्भ में पुलिस थाना से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार कार्रवाई शून्य समझी जाए। यानी कि ये शिकायतें भी हमने दे दी, हाँ कार्रवाई हुई नहीं। और इसमें इन्होंने दिया है कि इस दूसरे संदर्भ में इन्होंने दिया है कि इस संदर्भ में पुलिस थाना से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 और 22 के दौरान 5 मामले अंडर सेक्शन 283 IPC और 7 कलंदरा अंडर सेक्शन 83-17 DP एक्ट और 2 कलंदरा अंडर सेक्शन 100 DP एक्ट के तहत ये 5 मामले अतिक्रमणकारियों के खिलाफ दर्ज किए हैं। ठीक है। अब हमें ICM नंबर के लिए कहते हैं कि ये ICM नंबर हमने उपलब्ध करा दिया था, तो ये ना मेरे पास कोई मैसेज आया और ना ये हमारे पास हुआ। उसके बाद हमने ये पूछा कि अगर थाना बसंत विहार के SHO से इनके क्षेत्र में शराब चल रही है, सट्टा माफिया चल रहा है या नहीं चल रहा है, आप उसके वरिष्ठ अधिकारी उसकी किस प्रकार जांच कराते हैं? तो इनमें ये कह रहे हैं कि हमारे पास ऐसी कोई जांच रिपोर्ट है ही नहीं, वगैरह वगैरह। कुल मिला के सारा आपने जो अपना 8 का 8 RTI लिखा था उसका इन्होंने खानापूर्ति करके जवाब दे दिया है। अब जिस प्रकार इसमें ये और कह रहे हैं नीरज साहब कि इस संदर्भ में एक इसमें हमने पूछा थाना बसंत विहार के SHO KP शाह की नियुक्ति दिल्ली में कब और किस पद पर हुई थी, इसकी सूचना की प्रति। हमने ये प्रश्न हमारा बड़ा है लेकिन उन्होंने छोटा कर दिया। उसके संदर्भ में ये कह रहे हैं कि इस संदर्भ में प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार इस प्रकार की जानकारी व्यक्तिगत सूचना होने के कारण जन सूचना अधिनियम 2005 की धारा 8(1)J के तहत प्रदान नहीं की जा सकती। अच्छा। जबकि नीरज साहब को कितनी सैलरी मिल रही है ये हम पूछ सकते हैं, नीरज साहब कैसे खर्च कर रहे हैं वो हम नहीं पूछ सकते हैं, किस थाने में किस पोस्ट पे ये आए, किस पद पे भर्ती हुए थे ये हम पूछ सकते हैं, इनकी बैट नंबर क्या है ये हमारा जानने का अधिकार है। तो इसमें ये 8(1) और J का ये तो कोई वो वाली बात ही नहीं है। अब आगे मामला होता है जिस प्रकार से इन्होंने कहा है कि आपको अधिक जानकारी चाहिए तो आप ऊपरी CIC में रुख कर सकते हैं। तो आपको क्या लगता है, आप CIC में जाएंगे या फिर जनता के दरबार में जाके इनके खिलाफ धरना प्रदर्शन वगैरह की कार्रवाई? जी, धरना प्रदर्शन भी करेंगे और जनता के दरबार में भी हम लोग जाएंगे और CIC में हम जाएंगे, इसमें कोई दोराया नहीं है। CIC में हमारा जाना तय है और CIC में इन पे ईश्वर ने चाहा तो बिल्कुल जुर्माना लगेगा और इस पर उचित कार्रवाई होगी। लेकिन क्या इस प्रकार का रवैया दिल्ली पुलिस का ठीक है? बिल्कुल। ये हमें गुमराह कर रहे हैं तो आम जनता के साथ या क्या करते होंगे? मेरी लड़ाई ये नहीं है कि इन्होंने मुझे क्या दिया क्या नहीं दिया, मैं सक्षम था तो मामले यहाँ तक ले आया, लेकिन जो आम आदमी है, गरीब आदमी है, जो इन कानून को नहीं है जानकार, जिनको कानून की जानकारी नहीं है, उनके साथ ये लोग क्या करते होंगे? बिल्कुल, ये बात, ये बड़ा सवाल उठता है कि आखिर दिल्ली पुलिस जो कि जनता के लिए जवाबदेही है जिनका, वो इनके इन सवालों का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं और इन पर कब कार्रवाई होगी? इन्हें क्या मतलब, ये क्यों ये सब कर रहे हैं, समाज सेवा क्यों कर रहे हैं? इन्हें कोई तनख्वाह तो नहीं मिलता, SHO को तनख्वाह मिलता है। इन्हें कोई पैसे नहीं मिलता, SHO को पैसे मिलता है, पुलिस वाले को पैसे मिलता है, DCP को, ACP को, सबको पैसे मिलता है। आखिर ये क्यों कर रहे हैं? ये इसलिए कर रहे हैं कि जनता को इससे समस्या हो रही है। अतिक्रमण से फुटपाथ पर जो कब्जा किया गया है उस कब्जे को हटाया जाए और जल्दी से जल्दी हटाया जाए, ये चाहते हैं। ये इसमें इनका क्या स्वार्थ है? पब्लिक के लिए चाहते हैं। फिर भी अगर ये लोग नहीं करना चाह रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसके पीछे कुछ ना कुछ जरूर उन्हें लालच है, उन्हें कुछ ना कुछ जरूर मिलता होगा। आपको क्या लगता है आगे जब आप धरना प्रदर्शन करेंगे या जो ऊपरी अपील करने वाले हैं उसके बारे में आप जनता को बताएं? जी बिल्कुल, देखिए हम लोग इसमें धरना देंगे ही देंगे और वो हमारा अधिकार है, और जो भी इस क्षेत्र के अंदर जो भी गोरख धंधे चल रहे हैं उसका हम और भी खुलासा करेंगे आने वाले समय में, और क्या क्या गोरख धंधे चल रहे हैं तो हम जनता के दरबार में जाएंगे, जनता को जागृत करेंगे। अब इन्होंने एक RTI में और ये भी कहा है कि हमने जो इनसे पूछा थाने में कौन से कब थाने में हुई, तो इसमें कह रहे हैं धारा J के अनुसार, दूसरे में कह रहे हैं
कि जब हमने इनसे पूछा श्री केपी शाह किन किन थानों में एसएचओ रहे और उनका जनता के प्रति व्यवहार कैसा था, फिर ये इसमें दे रहे हैं। फिर हमने एक प्रश्न में और पूछा इनसे, श्री केपी शाह थाना बसंत विहार के एसएचओ कब और कितनी तारीख को नियुक्त हुए, इसकी सूचना। इसमें इन्होंने हमें सूचना दी कि एसएचओ केपी शाह कौन सी तारीख में हुए। जब ये व्यक्तिगत सूचना हो सकती है तो ये भी तो व्यक्तिगत सूचना हो सकती है। जब ये लोग ये नहीं दे सकते तो ये क्यों दिया? ठीक है, इसको भी धारा 8(1) और जे के अनुसार नहीं देना चाहिए था हमें। बिल्कुल। तो ये खुद ही अपने उसमें फंसे हुए हैं। ये लोग खाना पूर्ति कर रहे हैं, कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। अब सवाल उठता है कि इनके ऊपर कार्रवाई कैसे होगी जब इनके ऊपरी अधिकारी ही खाना पूर्ति करने में लगे हुए हैं, तो कार्रवाई कौन करेगा? आखिर इसके पीछे क्या है? तो इन्होंने कहा कि अब ये जनता के बीच में जाएंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, इनके खिलाफ सड़क पर उतरने का काम करेंगे और जो कानूनी कार्रवाई है ऊपरी लेवल पर वो भी करना चाहेंगे। आखिरी में आप संदीप जी ये बताइए कि जिस प्रकार से वहाँ पे अवैध पटरी पर कब्जा होता है, इसके अलावा जो कुछ ये भी सूत्रों से जानकारी मिली है कि वहाँ पे अवैध शराब भी बिकता है, सट्टाबाजारी भी होता है। इन सब चीज़ों के बारे में आपको क्या जानकारी है और क्या कहना चाहिए? जी, पटरी माफियाओं के लिए तो आज हमने आपके सामने सारी चीज़ें हमने खोली दी हैं, और शराब और सट्टे के लिए हम बहुत जल्दी जनता के बीच में इनका हम भांडा फोड़ करेंगे और बहुत जल्दी इस पर उचित कार्रवाई भी होगी। एक सवाल के जवाब में हमने इनसे पूछा कि थाना बसंत विहार क्षेत्र में शराब माफियाओं, सट्टा पटरी माफियाओं की एसएचओ श्री केपी के साथ साठगांठ और उस पर वरिष्ठ अधिकारी द्वारा की गई सरप्राइज जांच की सूचना उपलब्ध कराई जाए। ये कह रहे हैं वांछित सूचना के संदर्भ में कार्यालय में कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। एक प्रश्न की सूचना में और ये कह रहे हैं, हमने इनसे पूछा थाना बसंत विहार के एसएचओ थाना बसंत विहार क्षेत्र में शराब माफियाओं की एसएचओ श्री केपी शाह के साथ साठगांठ से शराब बेची जाती है तो विभाग द्वारा उन पर क्या कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। हमने एसएचओ साहब के लिए पूछा तो उस संदर्भ में ये लिख रहे हैं, इस संदर्भ में विभाग द्वारा शिकायत के आधार पर जांच प्रक्रिया पूरी होने पर उचित कार्रवाई की जाती है। इसके अलावा विस्तृत जानकारी के लिए आप दिल्ली आबकारी अधिनियम का अध्ययन कर सकते हैं। मतलब हम जाके अब जो है ये आबकारी एक्टों को पढ़ें, शराब अधिनियम हम पढ़ें। हमने यही तो पूछा है कि एसएचओ साहब पे क्या कार्रवाई की जा सकती है अगर इनकी साठगांठ से चल रहा है। ठीक है, बिल्कुल। कुल मिला के वही जो ये है कि इन्होंने सारे सवाल पूछे और उनका खाना पूर्ति कर दिया गया और कहीं ना कहीं इसमें खाना पूर्ति करके एसएचओ को भी बचाने की कोशिश की जा रही है। और जैसा कि हमने इनसे सवाल पूछा तो इन्होंने कहा है कि ये जनता के बीच में भी जाएंगे, धरना प्रदर्शन भी करेंगे और ऊपरी लेवल पर भी कार्रवाई करेंगे, कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। अच्छा, इन सब के बीच एक और सवाल उठता है, जिस प्रकार से आपने एसएचओ के बारे में एक के बाद एक पर्सनल जानकारी मांगा है, तो एसएचओ भी तो खार खा रहा होगा, पुलिस वाले भी खार खा रहे होंगे। और जैसे कि कहा जाता है कि पुलिस वाला ना किसी से दोस्ती और ना किसी से दुश्मनी, पुलिस की दोस्ती अच्छी नहीं, पुलिस की दुश्मनी अच्छी नहीं। तो आपको उस क्षेत्र में आप आते जाते हैं, आपको डर नहीं लगता कि आपके ऊपर कोई गलत तरीके से मुकदमा दर्ज करा दिया जाए या कोई आपके ऊपर एफआईआर दर्ज करवा दे झूठे तरीके से और आपको फंसा दिया जाए, तो आप क्या करेंगे? देखिए नीरज जी, मैं राष्ट्रवादी युवा क्रांति सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मुझे जनता से काफ़ी स्नेह और प्यार मिला है और हमारे संगठन में हम लोग चंद्रशेखर आज़ाद साहब की फ़ोटो लगाते हैं और जो लोग इनको मानते हैं, जो लोग इनको पूजा करते हैं, जिन्होंने अंग्रेज़ों से लड़ते हुए अपने प्राणों का बलिदान दिया हो, तो ये तो मेरे अपने लोग हैं पुलिसकर्मी, इनसे मैं क्या डरूंगा। और मैंने इनकी कोई निजी सूचना नहीं मांगी है, मैंने जनता के हित की सूचना मांगी हुई है इसके अंदर, तो इनसे मेरे को नहीं डर लगता। और देखिए, केस बनाना और ये जो उनको करना है वो तो वो करेंगे ही, जो हमें करना है हम करेंगे। आज की डेट में मेरे ऊपर एक भी केस नहीं है, 0 एफआईआर, कोई मेरे ऊपर केस नहीं है किसी भी प्रकार का। बाकी ये लगाते हैं या नहीं लगाते हैं ये इनका काम है। आगे अगर हम कहीं गलत हैं, देखिए गलत रस्सी का हाँ, मैं कहीं से भी गलत नहीं हूँ। जो दिल्ली में और पॉलिटिकल लोग हैं उनकी संपत्ति बढ़ी है और मेरी घटी है। एक एक चीज़ का हमारे पास ब्यौरा है और हम सारा काम नंबर 1 में करते हैं और जनता के हित में काम करते हैं। हम लोग राष्ट्रवाद के लिए काम करते हैं, मेरा सारा जीवन राष्ट्रवाद के लिए समर्पित है। हमने ऐसी कार्रवाई की हैं जो कि दूसरे जो लोग हैं वो चाहें जब मर्जी मेरी हत्या करवा सकते हैं, लेकिन मैं कभी डर के काम नहीं करता। मैं सिर्फ एक बार मरूंगा, 2 बार तो मुझे कोई मार नहीं सकता। बिल्कुल, मौत एक बार ही आती है, समय पर आती है और फिर हम हाजिर होंगे
बसंत विहार थाना के क्षेत्र में और क्या क्या अवैध धंधा चल रहा है, किस प्रकार से वहां पर सट्टाबाजारी का धंधा चल रहा है, किस प्रकार से वहां पर शराब माफिया खुलेआम अवैध रूप से शराब बेचते हैं। बने रहिए मोबाइल न्यूज़ 24 के साथ, हमें दीजिए इजाज़त। संदीप जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आप तमाम दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।